फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ऑब्सेशन लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेल लीड एक बहुत ही डेंजरस और क्रूअल माफिया गैंगस्टर है और हमारी फीमेल लीड एक लिटिल इनोसेंट गर्ल है। और वो हमारे मेल लीड को अंकल बोलती है और गलती से उससे पंगा ले लेती है। पर उसको क्या पता था ये सीओ अंकल तो उसी के पीछे पड़ जाएगा। कॉज इस डेंजरस सीओ अंकल को उसे फर्स्ट साइड लव हो गया है। क्या हमारी फीमेल लीड इस माफिया सीओ अंकल के चंगुल में फंस जाएगी या फिर वो इस माफिया सीओ अंकल के दिल को पिघला के उसको क्यूट पपी बना देगी? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चाओ चाओ को देखते हैं, जो बाहर बारिश में से भागकर सीधा घर आती है। वहाँ पे कोई खड़ा था तो भागकर जाकर उसको हक्कर लेती है और कहती है, डैड मैं घर आ गई। पर वो उसके डैड नहीं, हमारा मेल लीड मिस्टर लू होता है, जो जैसे पलटता है वो डरते हुए पीछे कोने लगती है और मिस्टर लू उसे गिरने से बचा लेता है पकड़ के। जाओ चाओ जो बारिश की वजह से काफी भीग गई थी, मिस्टर लू उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर उसके बाल साफ करने लगा था। तो जाओ जाओ डरती उसे दूर हो जाती है। इतने वहाँ पर जाओ जाओ के डैडा चाहते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लू ये मेरी बेटी है। और जाओ जाओ से कहते हैं मिस्टर लू की कार खराब हो गई थी बारिश में, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए हमारे घर पे रुक गए। तुमने मिस्टर लू को ऑफेंड किया, चलो अब इनसे माफी मांगो। वो कहती है, सॉरी मिस्टर लू। मिस्टर लू कहता, कोई बात नहीं, तो मुझे अंकल लू बोल लो। बट वो अपने रूम में भाग जाती है। डैड सोचते हैं अगर मैं कंपनी में मिस्टर लू की हेल्प ले पाऊँ तो मेरी कंपनी बच सकती है। मैंने सुना है कई सालों से मिस्टर लू कभी किसी लड़की क्लोज नहीं हुए, पर अचानक से उन्हें मेरी बेटी में इंटरेस्ट क्यों आने लग गया? जाओ जाओ मेरी इकलौती बेटी है, भला मिस्टर लू को इतनी लिटिल गर्ल थोड़ी ना पसंद आएगी। फिर वो मिस्टर लू को वहीं पे रुकने को बोल देते हैं। रात में वो बात कर रहे थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कॉज उनकी कंपनी में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जियाओ चाओ बाटम में नहा रही थी, दूसरी तरफ मिस्टर लू भी शावर लेके नहा रहा था। बट चाओ चाओ बाटम में बैठी उठी सो जाती है और उसको सपने आने लग जाते हैं कि वो डरती हुई पीछे को हो रही है और मिस्टर लू उसके क्लोज आ रहा है। तो वो बेड पे चढ़ जाती है। अंकल लू मेरे पास मत आना, उस पर सामान फेंकती, तुम पागल हो गए हो। बट मिस्टर लू तो उसका पैर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। देन फिर उसे पकड़ के क्लोज कर लिया था और कमर से पकड़ के कहता है, जाओ जाओ जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है, मैं तब से तुमसे ये शब्द सुनना चाहता था, तो मुझे अंकल लू नहीं हबी बोलो। और उसका गला पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। इससे पहले वो आगे रोमांस करता कुछ। जाओ जाओ की आइस खुल जाती हैं और सोचती है, मुझे उसके ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? उसके जैसे इंसान तो कब का यहाँ से चला गया होगा। फिर वो नीचे आती हुई मेड को आवाज मारती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे दूध पीना है। पर सीढ़ियों पे से आते हुए उसका पैर फिसल जाता है। इससे पहले वो बुड़कती मिस्टर लू उसे कमर से पकड़ के बचा लेता है और वो भी सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। वो तो उसे बचाते हुए पूरा घुमाई देता है। जाओ जाओ का हाथ उसकी गीली चेस्ट पे रखा जाता है तो एकदम दूर कर लेती है। मिस्टर लू कहता, तुम्हें मिल्क चाहिए ना, ये लो। वो कहती, नहीं अंकल लू, और पीछे कोने लगी थी क्योंकि वो उसके क्लोज हो जा रहा था। और कहता है, तुम डर रही हो क्या मुझसे? वो कहती, नहीं तो कहता, अच्छा फिर पियो इसे। जिया जो लेने से मना कर रही तो गलती से उससे मिल्क का ग्लास गिर के टूट जाता है। तो कहती है, सॉरी अंकल लू, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो उसके आंसू साफ करने लगा था कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, मैं कौन सा तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। और उसे हिला के प्यार से गुड नाइट करता है तो वो भाग जाती है अपने रूम में। बट मिस्टर लू उसको जाते हुए देख रहा था और जिस फिंगर से उसने उसके आंसू साफ किए थे वो लिक करने लग जाता है और सोचता है, ऐसी आज तक कोई चीज नहीं है जिसे मैं ना पा सकूं, तो तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकती हो। फिर नेक्स्ट दिन में एक पार्टी थी जिसमें जाओ ने मुंह लटका रखा था और सोचती है, मिस्टर लू जो कि सबसे टॉप पर है वो ऐसी पार्टी में भी नहीं आया, शायद मैं दोबारा कभी उससे मिलूं ही ना। तभी उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं कि तुम्हें मिस्टर लू तो याद है ना। और फिर वो देखती है कि मिस्टर लू भी उस पार्टी में आया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डैड उसको उससे मिलवाते हैं तो कहती है, हेलो मिस्टर लू। वो कहता है, मिस्टर लू बोलना थोड़ा अजीब है, मुझे अंकल लू बोलो। तो वो उसे अंकल लू बोलती है। मिस्टर लू सोचता है, इसकी कमर तो पहले से भी ज्यादा पतली हो गई है, इसके कपड़े मेरी आंखों में चुभ रहे हैं, मन कर रहा है इनको फाड़ के फेंक दो। डैड सोचते हैं शायद मिस्टर लू को मेरी बेटी क्यूट लग रही है और कहते हैं, बड़ों को बात करनी चाहिए, तुम थोड़ा जाके खेल लो। जब वो जा रही थी एक वेट्रेस से गलती से उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो वो माफी मांग के कहती है, ऐसे अपॉलॉजी, हम आपको एक न्यू ड्रेस दे रहे हैं। इसलिए जिया उनके साथ ड्रेस चेंज करने चली जाती है। जैसे ही वो उस वेटर से ड्रेस लेके रूम में चेंज कर रही थी, उसे ड्रेस के पीछे से बटन नहीं लग रहा होता तो वो उस वेटर्स को आवाज मारती है। बट हम देखते हैं वेटर्स की जगह मिस्टर लू आकर उसके बटन लगाने लगा था। वो पलट के देखती है तो हैरान, अंकल लू। मिस्टर लू उसके क्लोज आने लगा था, वो पीछे को होती है तो उसको घेर लेता है। मिस्टर लू कहता है, ये तुम कैसे रिएक्शन दे रही हो, तुमने खुद ही तो मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। तो कहती है, मैंने वेटर्स को बुलाया था, तुम्हें थोड़ी ना। मिस्टर लू कहता, अच्छा मुझे तो ये सुनाई दिया, तुमने बोला कि आके मेरे बटन लगाता हो। तो उसे दूर कर कहती है, थैंक यू, और चलने लगी थी पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी ड्रेस की तरफ देखने लगा था तो वो अपने ऊपर हाथ रख लेती है। मिस्टर लू कहता है, क्या तुम ऐसी बाहर जाओगी, और अपना ब्लेजर खोल के उसको उड़ा देता है।
और जियाओ कुछ बोलने से पहले वहाँ से चला गया था। वो सोचती है सपना है रियलिटी है, समझ नहीं आ रहा। मिस्टर लू बाहर आके अपने मुंह में सिगरेट डालता है और लाइटर चलाने लगा था। जैसे वो जियाओ की अंकल लू वाली आवाज सुनता है वहाँ से चला जाता है। जबकि जियाओ ये सोच रही थी कि अंकल लू कितने काइंड है, मेरी हेल्प की, और मैं ही पागल हूँ जिसने उनको परवर्ट समझ लिया। आखिर वो मेरे डैड के सबसे बड़े क्लाइंट जो है, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसलिए वो हर जगह मिस्टर लू को ढूंढ रही थी और एक आदमी से पूछती है तो वो कहता है वो तो गार्डन में गए हैं। मिस्टर लू पार्क में बैठा हुआ फोन पे बात कर रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने जैसा बोला था हमने कर दिया। क्या वैन फैमिली ने आपको कभी ऑफेंड किया था? मिस्टर लू कहता है वो सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए, और फोन काट देता है। जियाओ उसको ढूंढते ढूंढते वहीं चाहती है और कहती है अंकल लू मैंने थोड़ा रूड बिहेव किया उसके लिए सॉरी। मिस्टर लू कहता है पर अगर मुझे अब भी गुस्सा आ रहा हो तो? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, और उसे अपने पास बैठा लेता है। और फिर उससे पूछने लगा था तुम कौन सी स्टडी कर रही हो, क्या एक्टिंग की? तो कहती है मुझे एक्टर बनना पसंद नहीं है, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे वो अपने डैड को वहाँ पे आते देखती है जल्दी से उठ के जाने लगी थी, बट मिस्टर लू उसे पकड़ के अपने क्लोज खींच लेता है। वो खुद को छुड़ाने लग गई थी तो कहता है अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती चुपचाप बैठी रहो। इनफैक्ट डैड वहाँ किसी और से बात करने के लिए बाहर आए थे। उनकी डील हुई थी कि वो आदमी डैड को पैसे देगा और डैड बिजनेस करेंगे, पर वो आदमी अपनी बात से मुकर जाता है। इसलिए डैड बेचारे घुटनों पर गिर जाते हैं कि मैं ये सब अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट लिया था। ऐसे तो मेरी कंपनी एक महीना भी नहीं टिक पाएगी। पर वो आदमी ये बोल के चले जाता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर लू ने जियाओ को छुपा रखा था तो वो सोचती है डैड मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं पर मुझे बताया तक नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मैं उनकी हेल्प तक नहीं कर पा रही। मिस्टर लू उसके आंसू साफ करने लगा था और सोचता है अब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मैं हूँ। इतने में डैड आके पूछते कौन है वहाँ पे? मिस्टर लू ये आपके साथ कौन है? जियाओ सोचती है मैंने जो सैंडल पहन रखे डैड ने मुझे गिफ्ट दिए थे, कहीं डैड मुझे पहचान ना ले। उसके डैड क्लोज आने लग जाते सोच रहे होते हैं कि मिस्टर लू को तो लड़कियों से नफरत है, तो उसके करीब ही कौन सी लड़की है, इसलिए देखने के लिए वो आगे आ रहे थे। तो मिस्टर लू जानबूझ के जियाओ के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगा था और डैड से कहता है कि आप ये सारा सीन देखना चाहते हो? डैड कहते हैं सॉरी मिस्टर लू मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, और सोचते हैं मेरी बेटी तो कभी भी मिस्टर लू के इतना क्लोज नहीं जाएगी, और वहाँ चले जाते हैं। डैड की शादी में एकदम दूर खड़ी हो जाती है। मिस्टर लू कहता है तुम्हें पता ही है कि मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा। वो कहते कोई बात नहीं अंकल लू, और उसका ब्लेजर वहीं पे रख के चलने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है अगर तुम अपने डैड की हेल्प करना चाहती हो तो अंकल लू तुम्हारी हेल्प कर सकता है। बट वो हाथ छुड़ा कहती है अंकल लू कोई जरूरत नहीं है, वैन फैमिली का मैटर हम खुद हैंडल कर सकते हैं। और जल्दी से वहाँ से जाने लगी थी, बट मिस्टर लू से जाते हुए देख रहा था और सोचता है इसकी कितनी मस्त लेग्स हैं, इसकी लेग्स अगर मेरी कमरे पे लिपटी हूँ तो और ज्यादा अच्छी लगेंगी। जियाओ तुम्हें जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, अब देखना तुम खुद ही मेरे पास चल के आओगी। घर आते ही जियाओ अपने डैड से कंपनी के बारे में पूछने लगी थी, बट वो उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देते हैं। फिर डैड वहीं पे बैठ के अपनी वाइफ की फोटो देख के रोने लगे थे कि ये मेरी गलती है, मैं हमारी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा। जियाओ वहीं खड़ी होकर सब सुन रही थी। मेड उनको पानी देने आती है तो डैड कहते हैं कल को ये विला बेच देंगे, तुम लोग भी कल यहाँ से चले जाना। मेड कहती है ये विला आपकी और आपकी वाइफ की लास्ट ही याद है, क्या आप इसको सच में सेल करोगे? डैड कहते हैं कंपनी को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। जियाओ भी खड़ी हुई रो रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि डैड की हेल्प हो जाए। तभी उसको अंकल लू की बात याद आती है कि शायद उसके पास हेल्प करने का कोई रास्ता होगा। नहीं मैं ये कैसे सोच सकती हूँ, वो इंसान बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मैं उससे पंगा नहीं ले सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग विला बेच के एक छोटे से घर में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी। उसके डैड कहते हैं सॉरी मेरी वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ रहा है, बट वो अपने डैड को छुपाती है कि अब हम दोनों मिलके पैसे कमाएंगे, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है। नेक्स्ट दिन में जियाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और कस्टमर्स का वेलकम कर रही होती है। मैनेजर आकर कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इवन कस्टमर्स भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। कुछ बिग बॉसेस ने तो ये भी तक बोला है कि तुम उनके रूम में खुद सर्व करने आ सकती हो। जियाओ कहती है मैं यहाँ पे वेटर्स का काम करने आई हूँ और कुछ नहीं करूंगी। मैनेजर कहता है सिर्फ वेटर्स बन के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, अगर साइड जॉब करोगी तभी तुम एक रात में हजारों कमा सकती हो। तभी उसे डैड की कंपनी से कॉल आता है तुम्हारे डैड की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जियाओ जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, बुड़क भी जाती है पर फिर भी उठ के भागती है। फिर वो बेचारी लंगड़ाती हुई हॉस्पिटल आती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड ने कंपनी में जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सब बेकार हो गए, कॉज कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट में सही से काम नहीं किया, तो वो बेचारी होती हुई वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है कि तुम रो क्यों रही हो, और उसके पैर में चोट लगी देख लेता है। डॉक्टर को बताते हैं कि पेशेंट को गहरी चोट लगी है, उनकी सर्जरी में कम से कम $1 लाख लगेंगे। जियाओ के लेने से पहले ही मिस्टर लू फाइल लेके अपने असिस्टेंट को दे देता है और उसे कहता है पैसों की चिंता मत करो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है तुम अपनी चोट का ध्यान रखो। एंड उसे गोद में उठा के ले जाता है, फिर उसे टेबल पर उठा के खुद उसका पैर पकड़ के उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। इवन बहुत प्यार से फूंक भी मार रहा था। जियाओ उसे देखने लग जाती, नर्वस हो रही थी और पूछते अंकल लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था।
तुम एक बार ऑर्डर तो दो, फिर देखना मैं हर चीज को खुद हैंडल कर लूंगा। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? वो कुछ नहीं बोल रही थी तो उसे अपना नंबर दे देता है कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। वो सोचती है अंकल वो मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, और तभी उसको पता चलता है उसके डैड को होश आ गया, तो जल्दी से उठ के चली जाती है। जियाजो अपने डैड को देख के रो पड़ती है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। असिस्टेंट कहती है हमें कंपनी को बैंकरप्ट अनाउंस कर देना चाहिए, पर उसके डैड मना कर रहे थे। वो कहती डैड चिंता मत करिए, हम इस प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे और इस कंपनी को भी बचा लेंगे। बट असिस्टेंट आगे उसे धीरे से बताती है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई। तो जियाजो जल्दी से कंपनी में आती है। वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज लैपटॉप उठा के लेके जा रहे थे। तो असिस्टेंट कहती है हमारे बॉस वैन अभी तक जिंदा है और तुम लोग अभी सामान उठा के लेके जाने लग गए। वो लोग कहते हम क्या करें, हमें हमारी सैलरी नहीं मिली तो कहीं से तो पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि कंपनी तो वैसे भी बैंकरप्ट होने वाली है। पर जियाजो उनको रोक देती है कि मेरे होते कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के लिए जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल लेके आऊंगी, और अगर मैं तब भी सही से काम नहीं कर पाई तो मैं खुद ही कंपनी को बैंकरप्ट अनाउंस करके तुम सब लोगों को कंपनसेशन दे दूंगी। देन वो अपने डैड के एक दोस्त से हेल्प मांगने के लिए जाती है। इधर मिस्टर लू बाथरूम में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, तो पीछे से एक मेड आकर उसे पटाने के लिए टच करने लग जाती है। बट मिस्टर लू तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। इवन उसको नीचे फेंक दिया था और कहता है तुम्हें जिसने भेजा है क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया, मैं वुमेन से हेट करता हूँ, इसे ठिकाने लगा दो। और बॉडीगार्ड उस मेड को पकड़ के ले जाते हैं। तभी सिस्टर ने आके मिस्टर लू को बताता है कि जियाओ अपने डैड के फ्रेंड लियांग से हेल्प लेने के लिए गई है, बट वहाँ पर एक बैंग नाम का बंदा भी है जिसको कॉलेज गर्ल्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। मिस्टर लू खड़ा होकर कहता है उस बुड्ढे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को हाथ लगाने की, मैं उसके हाथ काट दूंगा। जियाओ कहती है अंकल लियांग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वैंग उसे वहीं बिठा देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उसे ड्रिंक कराने लगा था, पर असिस्टेंट उसे छीन के खुद पी लेती है कि यंग लेडी अभी छोटी है, मैं इसके बदले में ड्रिंक कर लूंगी। तो वैंग चिल्ला के पड़ता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, और उसके लिए दूसरा ड्रिंक मंगवाता है। असिस्टेंट जियाओ को वहाँ से लेके चलने लगी थी। अंकल लियांग कहता है तुम क्या चाहते तुम्हारी कंपनी सच में बैंकरप्ट हो जाए। जियाओ कहती है अगर मैं ड्रिंक पी लेती हूँ तब तुम लोग पक्का मेरी हेल्प करोगे ना। अंकल लियांग हाँ करता है। तो वो जैसा से पूरी ड्रिंक उठाकर पीछे आती है और चला के थोड़ी गिरा भी रही थी। असिस्टेंट उसको जल्दी से पानी ला के देती है, पर वो टल्ली हो गई थी। वैंग उसे पकड़ के लेके जा रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। असिस्टेंट उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर अंकल लियांग ने उसको भी टल्ली कर दिया था। इधर जियाओ उस वैंग से दूर हो जाती है और सोचती है मैंने तो ज्यादा ड्रिंक किया भी नहीं था, ज्यादा गिरा दिया था, तब भी मुझे नशा क्यों हो रहा है। वैंग सोचता है क्योंकि नशा मैंने ड्रिंक में नहीं पानी में मिलाया था। इससे पहले अंकल उसके साथ कुछ करता उसने उसके काट लिया था, जिससे उसके ब्लड निकलने लगता है। वैंग को गुस्सा चाहता है और वो उसे कार में डाल लेता है। तो जियाओ जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करने लग जाती है, पर वैंग कार के अंदर घुस जाता है जिससे उसका फोन गिर गया था। इधर मिस्टर लू बहुत ज्यादा गुस्से में था और असिस्टेंट से कहता है लगता है आज वो वैंग मेरे हाथों जिंदा नहीं बच पाएगा। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसकी कार की लोकेशन ट्रैक करो, मैं आज उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैंग कहता तूने मुझे काटा, तेरा बाप भी ऊपर पहुंचने वाला है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो कहती है अंकल लू मुझे बचाने के लिए आएगा। तो वैंग हंसने लगा था, तू क्या मिस्टर लू की बात कर रही है, उसे तो लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है। इधर मिस्टर लू बहुत स्पीड से कार भगा के लेके जा रहा होता है और उनकी चलती हुई कार के सामने लाकर अपनी कार खड़ी कर देता है। तो वैंग के होश उड़ जाते हैं, ये तो सच में मिस्टर लू की कार है। जियाओ जैसे मिस्टर लू का नाम सुनती है जल्दी से कार से निकल के भागती है। उधर मिस्टर लू भी गुस्से से कार से निकल के भाग रहा था। जियाओ आकर उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे अपने सीने से लगा के हक कर लेता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। उसके बॉडीगार्ड्स वैंग को पकड़ के घुटनों पे ले आते हैं और असिस्टेंट ने उसकी गर्दन पे चाकू रख रखा था। तो वैंग की फटके चारों ओर होती है कि तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने दे दूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। मिस्टर लू कहता है जियाओ को पैसों से तोला नहीं जा सकता, उसको मारने वाला था, पर वो कहती रुको, और वैंग की गर्दन पे चाकू रख देती है कि अपनी फैक्ट्री में कॉल करके आओ, जल्दी सामान भिजवाए, वरना अभी तुम्हारी मुंडी तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगी। मिस्टर लू सोचता है लिटिल रैबिट को जब गुस्सा आता है तो वो काटने में लग जाती है। तो वैंग डरता हुआ कॉल कर देता है। जियाओ की हालत खराब हो रही थी तो मिस्टर चांग उसे पकड़ के आता है अब से शहर में कोई भी वैंग नाम की फैमिली नहीं होगी, और देन जियाओ को गोद में उठा के ले जाता है, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स वैंग की धुलाई कर रहे थे। जैसे उसको घर लेके आता है जियाओ तो पूरा नशे में टुन्ने थी और कहती है अंकल लू मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। उसकी गर्दन भी किस करने लग जाती है। मिस्टर लू जैसे से खुद पे कंट्रोल कर रहा था और उसका हाथ पकड़ कहता है ऐसा मत करो, तुम अभी होश में नहीं हो। बट वो फिर भी उसकी एडम से एप्पल पे किस करने लग जाती है और कहती है अंकल लू मैं पूरे होश में हूँ। उसका ब्रेसलेट निकालती हूँ, कहती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू भी उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। इवन उसे कमर से पकड़ के अपनी गोद में बैठा लिया था। वो उसके ग्लासेस उतार के कहती है अंकल लू क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे हक क्यों नहीं कर रहे। मिस्टर लू क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो कहती है पर तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो और मैं अंकल लू को लाइक करती हूँ, मुझे उससे किस चाहिए। और उसकी चेस्ट को टच कर रही थी तो कहता है देख लो तुम खुद ही कर रही हो। एंड देन उसको पैशनेटली किस करने लग जाता है। फिर क्या वो उसे पूरी को गोद में उठाकर किस करता है और रूम में ले आता है।
देन उसे बेड पे लिटा कर किस करने लग गया था। इवन किसिंग करता करता अपना हाथ स्कर्ट पे ले जाता है। देन उसकी गर्दन पे किस करने लग गया था। फिर जब मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती है तो कहती है ये तो मेरा घर नहीं है, और बेड पे से उठ के आती है कि मेरी गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है, और देखते उसकी गर्दन पे तो लव बाइट्स है। तब उसको अपने रात के पूरे कांड के बारे में याद आ गया था। तो बहुत एम्बेरस होती है कि हम दोनों के बीच में कल रात सच में वो सब हो गया। क्या मेरे कपड़े भी अंकल लू ने चेंज किए हैं? नहीं, मुझे पता करना होगा। पर मेड तभी उसके लिए ड्रेस लेके आती है, बताती है कि मुझे मिस्टर लू ने तुम्हारे लिए भेजा है और कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। वो पूछती है अच्छा फिर अंकल लू कहाँ है? मेड बताती है कि वो पूल के पास है। इधर हम देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि स्विमिंग पूल में होता है। असिस्टेंट उसे बता रहा था कि जाओ के डैड वैन ने कंपनी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। मिस्टर लू पूल में से निकल के बाहर आता है और कहता है अच्छा है, क्योंकि जियाओ जितना ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगी उतनी जल्दी थकेगी और खुद ही मेरी चंगुल में फंस जाएगी। तभी चाचो वहाँ पे आती है और उसकी भीगी हुई बॉडी देखने लगी थी जिसमें से पानी टपक रहा होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से उसके एब्स पे से अपना ध्यान हटाकर कहती है अंकल लू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कल रात, तभी वो बीच में बोल पड़ता है कल रात तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी थी। और उसके फेस को टच करता हुआ कहता है क्या तुम्हें अंकल लू के साथ कुछ करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती नहीं अंकल लू। देन उसकी क्लोज होने लगा था तो वो भी पीछे होने लग जाती है, पर बीच में टेबल आने की वजह से भटक जाती है और मिस्टर लू एकदम से उसके क्लोज आता है। वो डर के मारे साइड में फेस कर लेती है, जबकि मिस्टर लू तो अपना बिजनेस कार्ड उठा रहा था और कहता है मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तुम मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकती हो। और अपना बिजनेस कार्ड उसके कपड़ों में डालने लगता है। वो पहले तो हैरान थी पर फिर लेके भाग जाती है। बाहर आते हुए उसको अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल आता है कि तुम कहाँ चली गई थी कल रात। जो सोचती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, अंकल लू ने तो मुझे कल रात बचाया था, वो तो अच्छा इंसान है। और कहती है मैंने गुड्स का इंतजाम कर लिया है, मैं जल्दी हॉस्पिटल आ रही हूँ। फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए आती है कि डैड मैंने प्रोजेक्ट का काम कर लिया, जैसी फाइनल पेमेंट हो जाएगी कंपनी बच जाएगी, मैंने अपना बैग बेच के पैसों का इंतजाम कर लिया था, तो अब जल्दी से खुश हो जाइए। इधर मिस्टर लू बैठा अपना फोन देख रहा था कि फोन में कोई खराबी तो नहीं हो गई है, क्योंकि अभी तक जियाओ ने कॉल नहीं किया। असिस्टेंट कहता बॉस शायद आपने उनको कुछ ज्यादा डरा दिया है। मिस्टर लू कहता अगर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगी तो मैं खुद ही उससे मिलने चाहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में जियाओ अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज आ रही होती है तो उसको बॉयज देख रहे थे। फ्रेंड कहती है कॉलेज में तुम्हें कितने लड़के लाइक करते हैं पर तुम अभी तक सिंगल हो। जियाओ कहती है मैं अपने डैड और कंपनी के मामले में बिजी हूँ, तो मेरे पास ये सबके लिए टाइम नहीं है कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूं। फ्रेंड कहती है एक बार बता तो सही तुझे किस टाइप का पसंद है, और लड़कों की तरफ इशारा करती है क्या उस टाइप का या फिर वो वाला टाइप का। तभी उसको मिस्टर लू के असिस्टेंट को कॉल आता है कि बॉस तुम्हें लंच पे इनवाइट करना चाहते हैं, पर वो मना करके फोन काट देती है। पर हम देखते हैं मिस्टर लू तो उसके कॉलेज के बाहर अपनी कार के पास खड़ा होता है, तो कॉलेज का उसे देख के खुश होने लग जाती है, वाओ कितना हैंडसम है ये, आखिर कौन है ये हॉट लड़का, इसकी तो कार भी लिमिटेड एडिशन की है, हमने तो ऐसी कार सिर्फ मैक्सिम्स में देखी है। फ्रेंड कहती है कम से कम $3 मिलियन की होगी, ये कोई स्टार है या कोई मॉडल है। वो जियाओ की तरफ देख रहा था तो गर्ल्स को लगता है कि हमारी तरफ देख रहा है। फ्रेंड पूछती है क्या तू उसे जानती है। जियाओ मना करके अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर लू आकर कहता है किसने कहा तुम मुझे नहीं जानती, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता ऑफ कोर्स तुम्हें पकड़ने आया हूँ, और अपनी कार की तरफ इशारा करता है। देन उसका हाथ पकड़ने लगा था तो हाथ छुड़ा लेती है कि अंकल मुझे जाने दो। मिस्टर लू कहता है तुम्हारा अंकल यांग उस डिनर पार्टी में है, क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती। तो जियाओ जाकर उसके कार में बैठ जाती है एंड फ्रेंड तो उसके लिए खुश हो रही थी क्या मस्त हॉट एंड हैंडसम लड़का है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू जियाओ को खाना सर्व कर रहा होता है, उनके सामने अंकल यांग बैठा था और उसके डर के मारे टाटा पीस हो रही होती है क्योंकि पीछे मिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स खड़े थे और सामने मिस्टर लू खुद। मिस्टर लू जियाओ को अपने हाथों से खिला रहा होता है, वो हाथ हटाती है तो गलती से खाना उसके कपड़ों पे गिर जाता है, तो वो साफ करने लग जाती है सॉरी, बट मिस्टर लू तो उसका हाथ पकड़ लेता है, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अंकल यांग डर के मारे खुद ही घुटनों पर गिर जाता है। मिस्टर लू उठ के उसके पास आता है कि तुम्हें बड़ा पसीना आ रहा है, लगता है इसको बहुत गर्मी लग रही है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके बॉडीगार्ड्स उस पे ठंडा पानी डाल देते हैं। मिस्टर लू पूछता है तुम काम क्यों रहे हो, तो कहता है बुढ़ापे में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मिस्टर लू कहता सही कहा, लगता है बुढ़ापे में तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। वैन की इकलौती बेटी बची थी, वो तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए आई और तुमने उसके साथ कैसे बिहेव किया। तो अंकल जियांग अपना जमीन पे सर पटकने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर लू कहता है जियाओ तुम्हें पता भी है पहले तुम्हारे इस अंकल यांग के पास एक चमन्नी भी नहीं थी, अब तुम्हारे डैड ने अपने बिजनेस में इसको शेयर्स दिए, बुरे वक्त में इसने तुम्हारे डैड की तरफ से मुंह फेर लिया। तो जियाओ कहते तुम ऐसे हमारा एहसान चुका रहे हो, अगर मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो मना कर देते, कम से कम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव तो नहीं करवाते। लियांग खुद के थप्पड़े मारने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर लू तुम्हें एक बार प्राइस बताओ, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ।
मिस्टर लू कहता ठीक है, तुझे पैसे बहुत पसंद है ना, चल जल्दी से $50 मिलियन निकाल। वो हैरान हो जाता है, $50 मिलियन इतने की तो मेरी कंपनी में नहीं है। और जैसे उसके बॉडीगार्ड से पकड़ते हैं तो कहता है हाँ मैं पे कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में चाओ चाओ 50 मिलियन के चेक लेके बैठी थी। मिस्टर लू जैसे अपनी सिगरेट चलाता है वो छीन के अपने मुंह में डाल लेती है, बट उसको खांसी होने लगी थी तो वो छीन लेता है कि बच्चों को ये सब करने की इजाजत नहीं है, तोड़ फोड़ के कार के बाहर फेंक देता है। देन कहता तुम अभी कितनी यंग हो, इस टाइम सैड होने का नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और जैसे इसके क्लोज आता है वो नर्वस होने लग जाती है, बट वो तो उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा था। वो रोकी जाती है, मैं मानती हूँ ये चेक अच्छा मौका है, पर अगर अभी इसी वक्त मैंने तुमसे लिया तो मैं कभी तुमसे पीछे नहीं छुड़ा पाऊंगी। और उसको चेक वापस कर देती है। मिस्टर लू कहता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो, बट वो थैंक यू करके चली जाती है। तो सोचता है तुमने मेरी बेट नहीं ली, अब तो तुम मुझे और ज्यादा उकसा रही हो, मेरी जाओ जाओ। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में अपने डैड की चलने में हेल्प कर रही थी, पर तभी उसे कॉल आता है कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई। तो वो बात करने के लिए बाहर आती है। डैड की असिस्टेंट उसे बताती है कि क्लाइंट गुस्सा हो गए हैं, फिर रॉ मटेरियल इंफीरियर वाले के साथ रिप्लेस हो गया, अब वो 3 टाइम्स पेमेंट मांग रहे हैं, यानी कि $80 मिलियन। ये सुन के तो जाओ जाओ के होश उड़ जाते हैं। इवन डैड भी गेट पे कान लगा के सब बातें सुन लेते हैं। तो वो असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कंपनी को बैंकरप्ट अनाउंस कर दो। नेक्स्ट दिन में जब वो बाप बेटी बेचारे आराम से बैठ के खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस नोटिस लेके आ जाती है, पिछले साल की तुम्हारी कंपनी की कंस्ट्रक्शन में किसी की जान चली गई थी। और पुलिस उसके डैड को अरेस्ट करके लेके जाने लगती है। वो अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, बट डैड कहते हैं मुझे मिस मत करना और अच्छे से अपनी लाइफ जीना। बट वो पुलिस को कहती है जरूर कोई मेरे डैड को फंसा रहा है, मेरे डैड कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। पर पुलिस कहाँ किसी की सुनने वाली थी और उसके डैड को ले जाती है। तो वहीं बैठकर रोने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने डैड तक को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, हाँ सिर्फ वही मेरे डैड को बचा सकता है। और भाग के वहाँ पे आती है, गेट पे बैठी हुई बारिश में भीग रही थी। अभी वहाँ पर कार आती है और मिस्टर लू उस कार में से निकल के अम्ब्रेला लेके उसके पास आता है, उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। वो कहती है अंकल लू ये बोल के खड़ी होती है पर बेहोश हो जाती है एंड वो उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लू का असिस्टेंट आके मिस्टर लू को उस इंसिडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। असिस्टेंट के जाते ही चाओ जो नहाकर बाहर आती है, वो भी सिर्फ शर्ट में। तो वो पूछता है तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो आज? तो कहती है अंकल लू प्लीज मेरे डैड को बचा लो। मिस्टर लू कहता पहले मेडिसिन खा लो, पर तुम मुझसे कुछ मांग रही हो तो बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? चाओ जो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी तो कहती है मैं तुम्हें खुद को दे सकती हूँ। और जैसे अपनी शर्ट उतारने वाली होती है तो गुस्से से उसकी शर्ट पकड़ लेता है। अपने डैड के लिए तुम खुद को कुर्बान कर रही हो? और सोचता है मुझे तो लोगों को तड़पाने में मजा आता है, फिर इसको इस हालत में देख के मुझे हर्ट क्यों हो रहा है? और गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है कि मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम ऐसा करती। वो कहती मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मेरे सामने तुम हो तभी मैंने ऐसा बोला। मिस्टर लू कहता गुड गर्ल तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं, अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। देन उसको किस करने लग जाता है, उसे किसिंग करते करते ऊपर बैठा देता है और कहता तुम्हें पता भी है अंकल को तुम में सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या लगती है? तुम्हारी आईज जो कितनी शांत और क्लीन है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से मुझे तुम्हें खाने का मन करता है। देन अपने ग्लासेस लाकर उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है और फिर पूछता है कि कॉलेज में तुम्हें और भी लड़के लाइक करते हैं? वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो कहता है बच्चे झूठ नहीं बोलते वरना उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को भाव नहीं देती। मिस्टर लू कहता ओके और अपने कपड़े निकालने लग जाता है कि बताओ तुम्हारा क्या ऑर्डर है, तुम जो कहोगी वही करूंगा। और अपनी शर्ट के बटन खोल के फेंक देता है। जियाजो तो बहुत शर्मा रही थी बट वो उसका हाथ पकड़ के ले जाके शीशे पे लगा देता है। जैसे उसे किस करने वाला था तो कहती है अंकल लू, उसके कान में कहता है तुमने मुझे क्या बोला? वो कहती है अंकल लू, तो कहता है बिल्कुल गलत जवाब, मुझे हस्बैंड बोलो। गुड गर्ल अब जल्दी से मुझे हस्बैंड बोलो। जियाजो जैसे उसको हस्बैंड बोलती है वो उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। देन वो रोमांस करने लग गए थे कि पूरी रात निकल जाती है। नेक्स्ट दिन में जब वो आराम से सो रही थी मिस्टर लू से तो तब भी कंट्रोल नहीं होता, वो उसे सोती हुई को किस करने लग गया था। जियाजो उठती कहती है अंकल लू अब तो रुक जाओ। वो कहता गुड गर्ल सिर्फ एक बार और, उसे दोबारा से किस करने लग गया था। फिर काफी टाइम हो गया था, जियाजो अभी तक नहीं उठी थी तो उसका फोरहेड टच करता है कि क्या मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही कर लिया। इससे मेडिसिन भी नहीं खाई और कॉल करता है कि मेरी बंदी बीमार है, मैंग अपना पिछवाड़ा उठाकर जल्दी यहाँ पे आ। मैंग कहता ब्रो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मिस्टर लू कहता है मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तेरा पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा। तो मैंग आता है कि मैं भी देखूं तो सही कौन है तेरी बंदी। और जियाजो को देख के हैरान था ये तो फेयर ही है, ब्रो तो कितना बड़ा बीस्ट है, बेचारी लिटिल गर्ल के साथ क्या क्या करती है। मिस्टर लू कहता है ये खुद ही मेरे पास आई थी, अब जल्दी से इसको ठीक कर वरना तू गया काम से। तो जल्दी से उसका इलाज करता और कहता है ब्रो तुझे तो लड़कियों को टच करना पसंद नहीं है। मिस्टर लू कहता तुझे इससे क्या, चल निकल यहाँ से। बट फ्रेंड कहता है तुझे तो लड़कियों को टच करने से उल्टी आती है, लगता है तू ठीक हो गया। बट मिस्टर लू उसको वहाँ से भगा देता है और फिर उसको टच करता हुआ कहता है जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तभी मुझे बेटर फील होता है, मेरी जाओ जाओ। नेक्स्ट दिन में जाओ की आइस खोलती है तो मेड आके बताती है कि तुम पूरे 1 दिन तक सोती रही, बॉस ने तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवाई है। वो पूछती है अंकल लू कहाँ है? मेड कहती है वो तुम्हारे लिए नीचे ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। जियाओ हैरान थे अंकल लू को खाना बनाना भी आता है और नीचे आके देखती है मिस्टर लू ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा रहा है।
तो उसको पीछे से हक्का लेती है और कहती है थैंक यू अंकल लो। वो कहता है मुझे तुम्हारे थैंक यू नहीं चाहिए, अगर तुम्हें थैंक यू करना ही है तो अपना फेस आगे कर लेता है कि कुछ एक्शन करके दिखाओ फिर। बट जियाजो ब्रेकफास्ट को देखने लगती है तो कहता है तुम टेस्ट करके देखो। वो खा के कहती है तो बहुत टेस्टी है, तुम खाओगे? बट वो तो उसके लिप्स पे लगा केक छुटाकर खुद खा लेता है। वो नर्वस होकर चलने लगी थी तो कहता है मैंने तुम्हारे डैड को जेल में से निकलवा लिया है, चलो उन्हें पिकअप करने चलते हैं। फिर जैसे उसे अपनी कार में लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो उसे देखती है तो कहता है अगर तुम मुझे ऐसे देखती रही ना मैं तुम्हें यहीं पे खाने लग जाऊंगा, और याद रखना तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। उसके डैड पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो भागकर जाकर उनको हक्का लेती है। उसके डैड उसको छुपाते और पूछते हैं तुम्हें यहाँ पे कौन लेके आया और मिस्टर लू यहाँ पे क्यों है? तो कहती है अंकल लू ने आपको बाहर निकलवाया है। डैड कहते आगे से उसे दूर रहना, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, तुम्हें पता है ना वो बहुत डेंजरस है। वो हाँ करके अपने डैड को पकड़ के ले जाती है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आप उसको ऐसे चलने दोगे? मिस्टर लू कहता है वो खुद ही मेरे पास आएगी। फिर मिस्टर लू से कॉल करता है और अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। तो सोचती है कि अंकल लू मुझे अपने घर पे बुला रहा है ताकि मैं उसके साथ वो सब करूँ। जैसे वो अपनी कॉलेज की छुट्टी होती बाहर चलने लगी थी तो वो उसको फिर से मैसेज करता है लिटिल गर्ल तुम मुझसे ज्यादा बच नहीं सकती हो, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे खुद तुम्हें पकड़ने आना पड़े। बट तभी उसकी फ्रेंड उसको ऑडिटोरियम में खींच के ले जाती है और बताती है कि आज हमारे स्कूल में $100 बिलियन की वर्थ वाले सीईओ आए हैं, सुना है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसकी तो बॉडी शॉडी बहुत अच्छी है। तो जियाजो को गुल्ला हो जाता है। फ्रेंड कहती पर शर्म की बात ये है कि हमेशा उसके आसपास लड़के रहते हैं। जियाजो पूछती है आखिर कौन है वो? फ्रेंड उसको बताने वाली थी पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है तो कहती है ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम लड़का है और वो जियाजो के पास आके बैठ गया था। तो फ्रेंड पूछती है तुम लेक्चर लेने आए हो या फिर जियाजो को देखने? जियाजो उसको इशारे से चुप कराती है तो वो लड़का कहता है मैं लेक्चर लेने आया हूँ क्योंकि जो बिजनेस टाइकून लेक्चर देने वाले हैं उनकी केस स्टडी तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी है। मैं बहुत लकी हूँ कि जियाजो तुम भी मुझे यहाँ पे मिल गई। होस्ट वीआईपी गेस्ट को इनवाइट करती है जो कि लो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लो है। तो जियाजो तो हैरानी हो जाती है, सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे। एंड वहाँ पर मिस्टर लो की एंट्री होती है तो फ्रेंड कहती है ये तो तुम्हारे वही अंकल है ना जो तुम्हें पिकअप करने आए थे कार से। मिस्टर लू स्माइल करता हुआ जाके स्टेज पे लेक्चर देने लगा था तो सारी गर्ल्स उसके लिए पागल हुई जा रही थी कि वाओ ये बिजनेस टाइकून कितना हैंडसम है, क्या इसके बारे में रूमर सच है कि इसका सिस्टम बहुत हाई फाई है। जियाजो ये सब सुन रही थी और पानी पीने लगती है। चैन कहता क्या तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है, और हैंकी निकाल के उसका पसीना साफ करने वाला था। तभी बीच में मिस्टर लू बोल पड़ता है, उसका गुल्ला हो जाता है तो चैन उसकी हेल्प करने लग गया था। मिस्टर लू सोचता है मैं कुछ दिन सिर्फ इसके साथ नहीं रहा, मेरी जियाजो के आसपास तो मक्खियां भिन भिनाने लग गई, और उसकी तरफ घूरता है तो जियाजो जल्दी से वहाँ से भाग कर आती है। फ्रेंड पूछती क्या हो गया, तुम इतने दुम आके क्यों भाग रही हो? क्लासमेट्स आके कहती है चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों के साथ चलते हैं। जियाजो तो मना कर देती है पर फ्रेंड कहती है हाँ हम चलेंगे। जियाजो सोचती है अगर अंकल लू ने मुझे देख लिया तो मेरा तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। और तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। जियाजो डरती हुई पीछे को हो रही थी और गिरने वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है जिससे वो सीधा घूम के उसकी बाहों में गिर जाती है। फ्रेंड और क्लासमेट्स की तो खुशी के मारे आंखें फैल जाती हैं कि वाओ कितना रोमांटिक सीन है। मिस्टर लू कहता लगता तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत फन है तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। वो एकदम से खड़ी होकर दूर हो जाती है। क्लासमेट्स कहती वाओ ये भी मेरे साथ चलना चाहता है। तो फ्रेंड कहती है मिस्टर लू ये थोड़ा सही नहीं है, तुम इतने बड़े बिग बॉस हो, भला हमारे साथ क्या बच्चों वाली हरकतें करते फिरोगे। मिस्टर लू कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि यंग लोग क्या क्या करते हैं, और वैसे भी मैं जियाजो का अंकल हूँ। गर्ल्स कहती है ये सच में तुम्हारे अंकल हैं, तुम कितनी लकी हो। मिस्टर लू से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता और कहता है ऑफ कोर्स मैं इसका अंकल हूँ, मुझे इसके डैड ने इसका ध्यान रखने को बोला है, मुझे डर है कहीं ज्यादा ड्रिंक ना कर ले इसलिए मैं इसके साथ चलूंगा। और उसको पीछे से पिंच कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे होते हैं और मिस्टर लू बैठा हुआ सिर्फ जियाजो को देख रहा था। चैन उसको अपनी कॉकटेल देने लगा था। जैसे वो लेने वाली होती है मिस्टर लू टेबल के नीचे से अपनी लेग से उसकी लेग को टच करता है। जियाजो एकदम हैरान थी और घबरा के अपनी स्कर्ट पकड़ लेती है क्योंकि वो अपनी लेग धीरे धीरे ऊपर करता जा रहा था। तभी वो एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। फ्रेंड उसे रोक रही थी कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ। एक लड़का उसे ड्रिंक करने को कहता है कि तुम तो स्कूल पीटी हो ना, कम से कम हमारी इतनी तो इज्जत रख लो। चैन के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसे ड्रिंक नहीं करना। जियाजो भी उसे धक्का मार देती है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। बट वो लड़का उसका मुंह पकड़ लेता है। अब तो मिस्टर लू के गुस्से की हद पार हो गई थी और वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। तू है कौन बे? इवन अपनी गरम गरम सिगरेट उसके हाथ पे छुपा दी थी कि वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसे नीचे फेंक दिया था। चैन डर के मारे कहता है मिस्टर लू हम सब तो मजाक कर रहे थे। जियाजो कहती है मजाक था। वो लड़का माफी मांगता है पर फ्रेंड उस पर सामान फेंक के मारती है और मिस्टर लू जियाजो को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। खबरदार दोबारा कोई इसके साथ कोई घटिया मजाक किया। और छुटकी बचाते उस लड़के के लिए बहुत सारा ड्रिंक मंगवाता है कि अब सारी उठा के पी जाओ। वो लड़का माफी मांगता हुआ पागलों तरह पीने लगा था जबकि मिस्टर लू जियाजो को कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। मैंने तुम्हें बोला था ना बाहर कितना खतरा है। चैन सोचता है ऐसे भी लग रहा है जैसे जियाजो की उसके अंकल के साथ रिलेशनशिप थोड़ी अजीब है। सब लोग जाने लगे थे और जैसे मिस्टर लू जियाजो को लेके जाने लगता है चैन कहता है
मुझे जियाओ से कुछ बात करनी है, क्या तुम हम दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम दे सकते हो? जियाओ मना करने वाली थी बट मिस्टर लू ओके बोल के चला जाता है। चैन कहता है तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए थी ना, तो तुम मेरी वाली ले लो। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है, भले मैं ज्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर लू दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। चैन पूछता है क्या तुम मुझे अपने साथ रहने का एक चांस दोगी? जियाओ कुछ बोल नहीं रही होती तो मिस्टर लू गुस्से से खुद ही वहाँ पे आ जाता है। उसकी बुक गिर गई थी, जैसे चैन उठाने वाला था वो उसके ऊपर पैर रख देता है और कहता है लगता तुझे सही से सुनाई नहीं आता, मैंने बोला ना ये तेरे साथ नहीं आ सकती। चैन कहता तुम बिजनेस टाइकून हो, भले इसके अंकल हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम इसे कंट्रोल करोगे, इसको चूज करने का हक है। मिस्टर लू उसके टाइप करके कहता है बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरी है, मैं इसे हर चीज दे सकता हूँ, तू नहीं दे सकता, तू इसका लायक भी है। जाओ जल्दी से उसको बुक उठा के देती है, तुम जाओ यहाँ से। तो चैन भाग जाता है बट मिस्टर लू जाओ पढ़ के सीधा कार में धकेलता है और फिर खुद भी गुस्से से कार में घुस के उसका पैर खींचने लगा था। अगर तुम दोबारा ऐसे सोशल गैदरिंग में गई जहाँ पे ऐसी मधुमक्खियां तुम पे भिनभिनाएंगी फिर देखना तुम्हारा क्या होगा, और उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है। वो कहती है अंकल लू मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ो मुझे। तो उसको टच करता हुआ कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा नरमी से पेश आ गया? लगता तुम भूल गई हो कि तुम किसकी हो। बताओ उस गधे ने तुम्हें कहाँ का टच किया है, मैं तुम्हें वहीं भी साफ करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है तो उठ के कहती है गुड मॉर्निंग अंकल लू। तो वो उसे फाइल ला के देता है, किसने तुम्हारे डैड को जेल भेजा? वो पूछती पर ऐसा क्यों किया उसने, हम तो उसको जानते भी नहीं है। मिस्टर लू कहता है वो तुम्हारी कंपनी को नीचे दिखाना चाहता था इसलिए ऐसा किया। उसको सहलाता है कोई बात नहीं, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट दिन में जब वो कॉलेज से आ रही थी मिस्टर लू से कॉल करके कहता है मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ टाइम के लिए दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, तो वापस आते टाइम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। तो वो खुश होकर हाँ करती है पर फिर सोचती है वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है पर मैंने उसे आज तक कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट दिन में अपने डैड को पकड़ के लेके जा रही थी तो डॉक्टर कहते हैं तुम अपने डैड का बहुत अच्छा से ध्यान रख रही हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। डैड कहते हैं मैं सोच रहा था कि हम विलेज में जाके वापस से शिफ्ट हो जाएं, तो तुम मेरे साथ चलोगी? वो कुछ नहीं बोल पाती और फिर क्लास में बैठी सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मुझे दोबारा से अंकल से हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी। उसका फोन बज रहा था तो फ्रेंड आकर कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा फोन बज रहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जो फोन में देखती है तो फ्रेंड कहती है वाओ कितने अच्छे इयररिंग्स हैं, ऐसा लग रहा है डायमंड की हो, तुम क्या पिंक डायमंड बाय करना चाहती हो? मिस्टर लू उसको मैसेज करता है तुम्हें क्या पसंद है, बट वो एकदम फोन बंद कर देती है और कहती है नहीं मैं नहीं बाय कर रही, और उसे रिप्लाई करती है ये अच्छा है पर खरीदना मत। फिर सारे क्लासमेट्स को जाता देख फ्रेंड कहती है ये सब लोग ईद सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, सिर्फ हमारे जैसे सिंगल ही रह गए, चलो हम भी चलते हैं। जियाओ मना कर रही थी बट वो फिर भी उसको मना के ले जाती है। फिर मिस्टर लू की एक लड़की करीब आने लगती है तो असिस्टेंट उसे दूर फेंक के वो तो अपने लाइटर से उसकी सिगरेट चलाता है। तो बाकी बॉयज कहते हैं हमें तो लगा था इसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो क्या अब भी लड़कियों क्लोज नहीं हो पाता? डॉक्टर फ्रेंड कहता है ये सिर्फ एक लड़की क्लोज जाता है, पर तभी वो वहाँ पर एक बॉक्स में इयररिंग्स रखे देख लेता तो हैरान था ये तो पिंक डायमंड है, ये किसके लिए है? वही लिटिल गर्ल के लिए। मिस्टर लू से वापस नहीं लेता है। देन जियाओ को कॉल करता है कि मैं वापस आ गया हूँ तो आज रात फ्री टाइम निकाल लेना, पर जियाओ कहते हैं अंकल लू आज तो मेरी एक अपॉइंटमेंट है। मिस्टर लू का मुंह तरह देख डॉक्टर फ्रेंड कहता है क्या हुआ ब्रो, उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? वैलेंटाइंस पे भी तुम बेचारे सिंगल बैठे हो। मिस्टर लू उठ के चलने लगा था तो दूसरा फ्रेंड कहता है तुम जिससे चेस कर रहे हो वो लिटिल गर्ल है और तुम ओल्ड मैन। मिस्टर लू कहता अपने काम से काम रख। इधर कॉलेज में सारे कपल्स आपस में हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे तो जियाओ निधिक सोचती है कि मिस्टर लू भी किसी लड़की के साथ होगा, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मैं तो बस उसकी मामूली से एक पार्टनर हूँ। फ्रेंड कहती वहाँ चले बट वो कहती है मैं थक गई हूँ, घर जाना चाहती हूँ, और बाय करके घर पे आ गई थी। सोफे पे जाके सो जाती है। तभी मिस्टर लू आकर उसकी कमर पकड़ लेता है, वो जैसे उठ के देखती है उसका हाथ पकड़ लेता है तो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल तुम वापस आ गए? मिस्टर लू कहता मेरे पीछे तुमने बहुत मजे किए हैं, तुम कितनी हार्टलेस हो, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो कहती है ऐसा नहीं है अंकल लू तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर लू कहता मुझे तुम्हारे साथ सोना है, और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। देन बेड पे चढ़ के उसे क्लोज होने लगा था। वो कहती है अंकल लू तुम अभी भी घर वापस आए हो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मिस्टर लू कहता तुम्हें इतने दिन से देखा नहीं था तो बहुत याद आ रही थी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? एंड उसको किस करने लग जाता है और फिर गुस्से में उसको स्कर्ट पकड़ता है तो कहती है अंकल लू ड्रेस फट जाएगी। वो कहता कोई बात नहीं मैं नहीं दिला दूंगा, एंड उसको पैशनेटली किसिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके हेयर ड्रायर से बाल सुखा रहा था और कहता है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थी, मेरी गलती, मैंने तुम्हें कॉल किया। तो कहती है नहीं मेरी गलती है, मैं पहली बार लवर बनी हूँ ना तो मुझे इस सब के बारे में पता नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग होंगे। मिस्टर लू कहता तुम्हें क्या लगा कि मेरे बेड पे कोई भी लड़की घुस सकती है? मैं इतना कैजुअल नहीं हूँ कि किसी भी लड़की के साथ सोता फिरूं। देन उसको इयररिंग्स गिफ्ट करता है। वो कहती है मैं नहीं ले सकती, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी इतनी आसानमंद हूँ। मिस्टर लू कहता तुम तो मेरा जितना मर्जी फायदा उठा सकती हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद ही मेरा यूज करो, बदले में तुम्हें बस मेरा हाथ पकड़ना है। देन उसको इयररिंग बनाने लग जाता है कि तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। जियाओ कहती है मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, हाँ पर ये ज्यादा महंगा नहीं है,
मिस्टर लू खोल के देखता है जिसमें बेल्ट थी। मिस्टर लू स्माइल करता हुआ कहता है, तुम क्या मुझे बांध के रखना चाहती हो या फिर तुम पहले वाली निकाल के ये वाली पहनना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर दो, बट वो ऊपर कर लेता है। तुमने मुझे दी है ना तो तुम खुद ही पहनाओ। देन जियाजो उसकी पहले वाली बेल्ट निकाल के अपनी वाली बेल्ट पहनाने लग जाती है और बताती है कि ये मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से खरीदी है, कि थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। अंकल लू शायद ये तुम्हें पसंद आए। मिस्टर लू अचानक से उसके क्लोज हो जाता है। वो कहती, देखा तुम एकदम फिट आई। पर वो उसको एकदम से अकड़ लेता है और सोचता है ये मुझे हो क्या रहा है। इधर पार्ट टाइम जॉब में उसका मैनेजर उसका थैंक यू करता है कि तुम्हारी वजह से हमारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी हमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई चाहिए था और तुम उसके लिए बिल्कुल सही इंसान हो। तो वो भी सोचती मैं हमेशा अंकल पे डिपेंड नहीं हो सकती और हाँ कर देती है। फिर चाहते टकराने से उसका बैग गिर जाता है तो सामने वाला चैन था जो उठाने में हेल्प कर रहा था और पूछता तुम यहाँ? तो कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करने आई थी और ज्यादा बात किए बिना चली जाती है। बट फिर हमें पता चलता है कि चैन उस कंपनी के बॉस का नेफ्यू है, जिनकी हेल्प से वो भी ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में ऐड हो जाता है। और जाओ से कहता है तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारा उठा लेता हूँ। वो कहती कोई जरूरत नहीं है। बट दूसरे लड़की उसे चिढ़ रही थी। जैसे चाचू चांद लगती है वो तारा डक के गिरने वाली थी और चैन उसे पकड़ के बचा लेता है। इधर डॉक्टर फ्रेंड बोल रहा था कि मेरा एक नेफ्यू कंपनी में आना चाहता था, मैंने उसको आने दिया। और तभी वो उसकी वीडियो देखता है कि ये देखो वो तो लड़के के साथ ऑनलाइन कपलिंग कर रहा है। मिस्टर लू जैसे देखता गुस्सा सुट के जाने लगा था। डॉक्टर फ्रेंड रोकता है क्या हो गया? तो कहता है तुझसे तो बाद में डील करूंगा और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फ्रेंड करीब से वीडियो देखता है तब उसको पता चलता है कि उसने सच में मिस्टर लू की बंदी चुरा ली। मिस्टर लू गुस्से से कार में आके बैठता है। सिस्टर से कहता है मुझे नहीं पता कैसे करके वो वीडियो हटवाओ। देन जियाजो को कॉल करके पूछता है कहाँ हो तुम? वो कहती बस स्टॉप पे। तो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस स्टॉप पे कुछ लोग उसे देख रहे थे कि ये तो वही लड़की है ना वीडियो वाली। फ्रेंड भी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम चैन के साथ हो? वो कहती नहीं तो वो गलती से गिर गई थी। देन वो अपने डैड को कॉल करती है कि मुझे शायद आज घर आने में टाइम लग जाएगा। डैड पूछता है क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? तो कहती नहीं तो वो तो मेरा जूनियर है। मिस्टर लू अपनी कार लेके आता और देखता है वो बैठी बैठी सो गई है। सोते सोते उसका हेड गिरने वाला था तो पकड़ लेता है। उसके हाथ में फोन था जिसका पासवर्ड भी खुल जाता तो हैरान था। 10 अप्रैल इस दिन तो हम पहली बार मिले थे। और फिर उसकी चैटिंग पढ़ने लग गया था जिसमें जियाजो ने लिखा था कि नहीं वो सब गलती से हो गया था, मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तो किसी और को लाइक करती हूँ और वो बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर सोचता है तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरे हाथों पे कितनों का खून लगा है। इनफैक्ट मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ और मेरी इस ट्विस्टेड लाइफ में तुम एक इकलौती एक्सीडेंट हो। फिर वो उसको अपनी कार में ले आया था और वो उसकी गोदी में सिर रख के सो रही थी। जैसे उसकी आईज खुलती तो कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब से इतना थक गई थी कि गलती से सो गई। वो कहता तुम्हें क्या पैसों की इतनी कमी है, आगे से वहाँ मत जाना। तो कहती है तुमने वीडियो देखी होगी, मैं बस एक्सपीरियंस के लिए सब कर रही हूँ। चलो क्या तुम मेरे साथ आके काम कर सकती हो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। वो कहती नहीं नहीं मेरी पहले वाली जॉब ठीक है। वो उसके क्लोज हो कहता है पर मुझे पसंद नहीं है कि वो नमूना तुम्हारे आसपास भटके, और ना ही ये पसंद है वो तुम्हें टच करे, और ना ही ये पसंद है तुम दोनों साथ में हंसो। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जियाजो पहले तो उसको रोकती है पर फिर वो भी किस करने लग जाती है। डैड अपना सामान पैक कर रहे थे तो उनके असिस्टेंट कहती है तुम सच में ये सब छोड़ के जाना चाहते हो? फिर तुम्हारी मेहनत का क्या जो इतने सालों से कर रहे थे? डैड कहते मैं बस चाहता हूँ मेरी बेटी शांति से रहे। तो असिस्टेंट उनको एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाती है। डैड जैसे उसको देखते हैं तो उनकी हालत खराब होने लग जाती है और वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। तभी उनकी नजर एक की पे पड़ती है और कहते हैं ये तो हमारे पुराने विला की है जो ऑलरेडी बेच दिया था, तो जियाजो के पास उसकी कीज कहाँ से आई? इधर जियाजो मिस्टर लू से कहती है तुमने ऑलरेडी मुझे किस भी कर लिया, मैंने तुमसे माफी मांग ली, तो अब गुस्सा मत हो। वो कहते तुम्हें क्या लगता है सॉरी सब ठीक हो जाएगा? तो कहते तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ, बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? और उसके गाल पे किस कर लेती है कितना काफी है? वो कहता है ये काफी नहीं है, मुझे लगा तुम थक गई हो, तुम्हें ब्रेक देना चाहिए, पर अब देख लो तुमने खुद ही स्टार्ट किया है। और उसे गोद में उठा के घर लेके आने लगता है। पर डैड पहले से वहाँ पे थे और चिल्ला के पड़ते हैं मेरी बेटी को नीचे उतारो। जाजो हैरान कहते हैं डैड ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। डैड पूछता तुम्हें क्या रिलेशनशिप है? मिस्टर लू कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो डैड गुस्से से उसको कॉलर पकड़ लेते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी पे हाथ डालने की? जाजो उनको रोक रही थी पर डैड उसको गुस्सा मारने वाले थे तो मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है और चिल्लो के जाके बैठ कर ड्रिंक करने लगा था। जियाजो जल्दी से अपने डैड को वहाँ से ले जाती है पर डैड उस पर चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हें ये सब सिखाया है, तुम्हें पता भी है वो कितना ज्यादा डेंजरस है और कितने लोगों को टपका चुका है। जियाजो कहती है मुझे पता वो बहुत ज्यादा रूथलेस और डेंजरस है, पर जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ और आप प्रॉब्लम में होते हो हमेशा उसने मेरी हेल्प की है। मैं पूरी कोशिश कर रही थी मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, पर मैं सच में बहुत थक गई थी, इसमें मेरी गलती, मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने लग गई और बैठ कर रोने लगती है। तो डैड कहते हैं बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ सहा है। रूम में आके वो उसी न्यूज़पेपर को देखते हैं और फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। देन वो एक लेटर रखे वहाँ से ले जाते हैं। जियाजो भागती हुई अपने डैड को ढूंढती है तो उसको लेटर मिलता है कि जब तक तुम ये पढ़ोगी तब तक मैं विलेज वापस जा चुका हूँगा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, दोबारा ये सब कम्प्लीट नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे लिए बोझ बनना चाहता हूँ। तुम चाहे कोई भी रास्ता चूज करो, मैं बस चाहता हूँ तुम सेफ रहो। वो रो रही थी और सोचती है मेरे डैड सही है, स्टार्टिंग से लेके अब तक
मेरी और अंकल लू की रिलेशनशिप एक गलती है, पर क्या इसको ऐसे एंड होना था? मिस्टर लू पूछता है कहाँ हो तुम? तो कहते अपने घर पे हूँ, अब से मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है इस घर की हर चीज से मुझे तुम्हारी खुशबू आती है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। अगर तुम अभी यहाँ पे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें बांध के रखूंगा, दिन रात तुम इतना परेशान करूंगा तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। तुम्हें किसने बोला था मुझे छोड़ के जाने को? वो चिल्ला के पड़ती है यू साइको और फोन काट देती है। तो मॉर्निंग में उठ के सोचता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था, टल्ली होकर मैंने लिटिल गर्ल को अपना रियल फेस दिखा दिया। अब तक तो वो बहुत ज्यादा डर गई होगी। जैसे उठ के बाहर आता है, एक लड़की सॉन्ग वहाँ पे बैठी तो सोचती है इसके बारे में जितना सुना है बिजनेस में तो ये माहिर है ही, इसकी तो बॉडी भी अच्छी है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। और कहती है मैं तुमसे शादी की बात करने आई हूँ, मेरे पास एक बिलियंस का प्रोजेक्ट है जो कि हमारी सॉन्ग फैमिली कैरी नहीं कर सकती, पर अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम दोनों मिलके वो बिलियंस का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और कप उठाने वाली थी पर असिस्टेंट रोक देता है कि बॉस को पसंद नहीं उनके घर की चीजों को कोई हाथ लगाए। सॉन्ग सोचती है पर ये कप तो किसी लड़की का लग रहा है। मिस्टर लू कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? इनफैक्ट स्टार्टिंग से मैंने कभी शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि शादी जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और प्रोजेक्ट पाने के लिए मुझे किसी अरे गरे की जरूरत नहीं है, मैं खुद के दम पे ले सकता हूँ। सॉन्ग कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? लोग कहते तुम्हें लड़कियों से लड़की है, पर मैं नहीं मानती, और उसको टच कर लेती है। तो मिस्टर लू इसको एकदम से धक्का मार देता है, उसकी हालत खराब होने लगी थी। देन वो सॉन्ग को वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर फ्रेंड कहता तुम फिर से बीमार हो गए, उस लड़की ने तो तुम्हें ठीक कर दिया था ना, शायद तुम तो बुढ़े हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें सिर्फ लिटिल गर्ल पसंद है? तो असिस्टेंट की हंसी निकल जाती है। मिस्टर लू कहता अगर ऐसी बकवास करता ना तेरा हॉस्पिटल गायब हो जाएगा। डॉक्टर फ्रेंड कहता है ऐसा भी हो सकता है, तेरे दिल को फील होता हो कि वो बाकी लड़कियां तुझे धोखा दे सकती हैं, पर वो लिटिल गर्ल काफी इनोसेंट है, इसलिए तेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। इधर जाओ घर पे आती है तो मिस्टर लू बिल्कुल टल्ली हुआ पड़ा था और कहती डैड सही बोल रहे थे, मैं बस तुम्हारे लिए फन टॉय हूँ जिसके साथ तुम खाली टाइम खेलते थे। उसे पकड़ के बिठाने लगती है और फिर जाने वाली थी तो रोकता है मुझे छोड़ के मत जाओ, और पीछे से हक्कर लेता है। वो पूछती तुम रो क्यों रहे हो? तो कहता है क्योंकि मैंने गलती की है और मुझे डर है वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जियाओ कहती है चाहे वो कोई भी हो, अगर तुमने गलती की है तो उससे माफी मांगो, वो माफ कर देगी। मिस्टर लू कहता नहीं वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और मैं कभी बदल नहीं सकता। और तभी मिस्टर लू के सपने से आइज खुल जाती हैं। तो कहता है इसका मतलब वो सब सपना था, बट वहाँ पे वो ग्लास रखा देख लेता तो कहता है इसका मतलब वो यहाँ पे आई थी। देन असिस्टेंट को बुलाता है कि वैन फैमिली का विला तुम जाओ के नाम पे कर दो, फ्लावर बुके और गिफ्ट रेडी करो, मैं जाओ से बात करने चाहूंगा। नेक्स्ट दिन में वो अपनी कंपनी में था, जाओ वहाँ पे आती है तो क्या तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो, मैं तुम्हारे डैड का ध्यान रखूंगा। तो कहती है मैं तुम्हें गुड बाय करने आई हूँ, उसे विला की कीज वापस कर देती है। उसका हथकड़ रोकता है तुम्हारे डैड ने कुछ बोला है मैं बात करूंगा। तो कहती है उनको बीच में मत लाओ। वो उसे हक्कर लेता है क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तो वो दूर कर देती है। हमारी स्टार्टिंग ही एक गलती थी, मैं पहले नादान थी, इससे पहले बहुत देर शादी, हमें वापस अपने ट्रैक पे आ जाना चाहिए। और जाने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मैं तुमसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था, पर धीरे धीरे मुझे इमोशंस आते गए और मैं फीलिंग्स के लिए लालची होता गया। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं। उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, ये डील की बात नहीं है, प्लीज मुझे अपने साथ लाइफ बिताने का मौका दो। और सोचता है कि ये भी मेरी फैमिली की तरह मुझे छोड़ देगी। जाजो कहती मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और बाहर आ जाती है और सोचती है क्या वो मुझे लव करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी डैड के सिस्टर ने उसे कॉल कर कुछ बताती है कि वो हैरानी हो जाती है और फिर वो अपने डैड के रूम में आके देखती है तो उसे डस्टबिन में वही वाला न्यूज़पेपर मिल जाता है। तो जाजो हैरान हो जाती है, इसका मतलब इस सबके पीछे उसका हाथ है। इधर नेक्स्ट दिन में डॉक्टर फ्रेंड मस्जिद से बैठा हुआ मिस्टर लो के घर पे खाना खा रहा था और पूछता क्या हुआ, तुमने उस लड़की कन्फेस किया? तो उसने क्या बोला? मिस्टर लो कहता वो बोल के गई है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का, तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। डॉक्टर फ्रेंड कहता है इसका मतलब तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया, मैंने सोचा नहीं था कभी भी इतना डेंजरस और क्रूरल मिस्टर लू इस बात के लिए इतना नर्वस होगा। अब तुम्हें रियलिटी को फेस करना चाहिए और जाकर उसका सामना करना चाहिए, उसे बोल दो कि तुम उसे बहुत लव करते हो, उसके बिना रह नहीं पाओगे। मिस्टर लू असिस्टेंट से कहता है पता करो वो कॉलेज से कब आएगी और कहाँ जाएगी, और सबसे बेस्ट वाले प्रीशियस रोजेस ऑर्डर कर दो, और हाँ मेरी शाम की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, चाहे पहाड़ भी टूट पड़े मुझे मत बुलाना। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी तो फ्रेंड कहती है अरे नहीं बाहर तो बारिश होने वाली है, हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं, हम तो भीग के जाएंगे, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जॉर्जिया कहती कुछ नहीं। तभी चैना कर कहता है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा वरना तुम भीग जाओगी। फ्रेंड कहती है अरे नहीं मेरा अम्ब्रेला ना क्लास में रखा रह गया, और जाओ को उसकी तरह धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। चैन कहते हैं चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, पर तभी वहाँ पे काराश आती है। मिस्टर लू उसके लिए रोजेस लेके आया था और कहता तुम अब भी गुस्सा हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसका हाथ पकड़ने वाला था पर चैन हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लू कहता है मैं अपने फ्रेंड की वजह से तुझे कुछ नहीं बोल रहा, तो बीच में मत पड़ा, हम दोनों का मामला है। तो जियाजो भी चैन को वहाँ से भेज देती है। मिस्टर लू उसको फ्लावर बुक पकड़ा देता है कि फाइनली मैं अपने दिल की बात समझ के आऊँ, मैं तुमसे लव करता हूँ, एज फैमिली में सब चीजें हैंडल कर लूंगा। जियाजो कहते तुम्हें आंसर चाहिए था ना,
तो मैं अब आंसर दे रही हूँ, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। और जाने लगी थी। वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे लव करती हो। बट वो उसके मुंह पे फ्लावर बुके फेंक के मारती है। तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने खुद ही जानबूझ के मुझे कमजोर किया ताकि मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आऊँ। वो कहता है मेरी बात तो सुनो, बट वो न्यूज़पेपर फेंक के मारती है। तुमने सही कहा था, तुमने उसके साथ गलत किया, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में बाहर खड़ा हुआ बारिश में भीग रहा था। जियाओ जो अंदर बैठी थी उसको बार बार कॉल करता बट वो उठाते नहीं। तो कहता मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर आके देखती है भीगा पड़ा है। तो अम्ब्रेला लेके आती है कि तुम कब तक ये सब गेम कंटिन्यू करने वाले हो। वो कहता मैं तुमसे माफी नहीं मांगने आया, मुझे पता है मेरी गलती की कोई माफी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे नॉर्मल ह्यूमन की तरह फीलिंग्स होंगी। तो रोती उसका हाथ पकड़ती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती पर तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहती, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। वो कहता ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। जैसे घर पे आती न्यूज देखती है मिस्टर लू ने दोनों तरफ का कर्जा पे कर दिया है और उसको पता चलता है कि इस सब के पीछे पूरा मिस्टर लू का हाथ नहीं था। उसके पीछे जो भी था मिस्टर लू ने उसको पनिशमेंट दे दी थी ऑलरेडी। तो भाग जाके गेट खोलती है बट तब तक वो वहाँ से चला गया था और उसके लिए लेटर छोड़ के गया था कि मैं तुमसे इतना लव करता था, बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, पर ये भूल गया लव के लिए रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी होनी जरूरी है। और उसको उसकी विला की कीज वापस कर गया था पर उसे उसकी कंपनी में दिलवा देता है। जियाओ जो विला में आके देखती है तो मिस्टर लू उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस छोड़ के गया था, तो उसको टच करती वहीं पे बैठ के रोने लग जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जियाओ जो ने खुद की सीरीज बनाई होती है। इसका रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने आए थे, पूछते हैं तुमने इसकी स्क्रिप्ट खुद लिखी है। तो वो कहती हाँ, उस टाइम मैं ऐसे इंसान से मिली थी जिसके साथ मैं पूरी लाइफ रहना चाहती थी और कुछ वजह से हम लोग दूर हो गए, बट उसके लिए मेरा लव अभी तक है। फिर उसके डैड उसके लिए खाना लेकर आ जाते हैं कि तुम कब तक पास्ट का ऐसे याद करती रहोगी, किसी को डेट करके सबसे मूव ऑन हो जाओ और मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल की सुनो, बिकॉज मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन वो चैन के साथ खाना खाने के लिए आती है। इनफैक्ट उनकी कंपनी साथ में काम करती है। चैन उसके लिए डिजर्ट मंगवाता है। जैसे वो डिजर्ट को खाने लगी थी उसमें रिंग निकलती है। तो कहता है मैं बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देन वो उसको प्रपोज करने लग जाता है पर जियाओ से पकड़ के खड़ा कर देती है कि तुम्हें भी एक दिन तुमसे प्यार करने वाली मिल जाएगी, पर वो इंसान मैं नहीं हूँ। चैन पूछता क्या तुम उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो कहती इतना टाइम हो गया मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाई। चैन कहता मैं भी चाहता तुम खुश रहो, कोई बात नहीं हम फ्रेंड्स रहेंगे, कम से कम मुझे लास्ट बार हग ही कर दो। तो वो उसे हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट दिन जब वो जा रही थी उसे मिस्टर लू की आवाज आती है तो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगी थी और एक ट्रॉली से टकराने की वजह से गिरने वाली थी। तभी मिस्टर लू उसे कैच कर लेता है और कहता है तुम अभी तक कितनी क्लमसी हो, हमेशा बुड़कती रहती हो। बट वो रोते हुए उसको हक कर लेती है एंड मिस्टर लू भी उसको हक कर लेता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया। देन नेक्स्ट सीन में वो दोनों किसिंग करते करते रूम में घुसते हैं और किसिंग करते करते एक दूसरे कपड़े निकालते हुए बेड पे लेट आते हैं। मिस्टर लू कहता है कुछ टाइम में गायब क्यों हो गया, तुम तो इतनी एक्टिव हो गई हो। वो उसको अपनी लेग से टच करने लगती है तो उसका फेस पकड़ लेता है एंड किस करने लगा था और कहता है अब जब तुमने खुद ही बताया है कि तुम मुझे लाइक करती हो तो पछताना मत, क्योंकि सिर्फ इस लाइफ में नहीं मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं छोड़ने वाला। बट वो उल्टा उसको बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ गई थी एंड उसको किस करने लग जाती है। बाहर से असिस्टेंट मिस्टर लू को आवाज मारता है कि बॉस बहुत जरूरी मीटिंग है, ये अंदर आवाजें कहाँ से आ रही हैं। मिस्टर लू कहता है उस इडियट पे ध्यान मत दो, तुम लगी रहो, और किसिंग करते हैं। पर असिस्टेंट फिर से उसको आवाज मार रहा था तो मिस्टर लू चिल्ला के पड़ता है एंड उसको वहां से भगा देता है। रात में वो थक के घर आता है तो जियाओ से बैठाकर उसे मसाज करने लगी थी पर वो उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। तुम मुझे मसाज कर रही हो या मुझे पटा रही हो। उसे किस करने वाला था तो फिंगर रख देती है, तुम क्या करने वाले हो। वो कहता ऑफ कोर्स वही जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ। जियाओ से रोकी कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट दिन में वो रेस्ट कर रही थी और मिस्टर लू उसके लिए सैनिटरी पैड्स लेके आता है। पूछती क्या तुम ये खुद बाय करके लेके आए हो। वो कहता मुझे पता नहीं था तुम कौन सी ब्रांड का यूज करते हो, इसलिए दोनों ले आया। जियाओ के पेट में दर्द हो रहा था तो उसके लिए सूप बना के लेके आता है एंड अपने हाथों से पिला रहा था। देन उसकी बेली पे मसाज करने लग गया था। फिर जब वो मॉर्निंग में उठ के नीचे आती है तो मिस्टर लू अपने हाथों से उसके लिए खाना बना रहा था एंड वो उसको पीछे से आके हक कर लेती है कि तुम डम्पलिंग बना रहे हो। वो कहता है जैसे कि ट्रेडिशन है अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए करना पड़ेगा। वो पूछती मेरे डैड को क्यों बुला रहे हो। तो कहता तुमसे शादी करनी है। वो कहता तुमसे कौन शादी कर रहा है। उसके आटा लगा के भागने वाली थी बट वो उसे पकड़ लेता है। अब क्या तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई तो उसके कान पकड़ लेती है बिकॉज वो उसके नोज पे आटा लगा रहा था। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपने डैड और मिस्टर लू के बीच में बैठी थी तो कहती है डैड ये खाइए, मिस्टर लू ने खुद बनाया है। डैड खाकर कहते हैं इतना भी कुछ खास नहीं है, पर मेरी बेटी अभी यंग है तो उसका माइंड कभी बदल सकता है। डैड कहते हैं खाने से क्या होगा, वाइन पीते हैं थोड़ी। उसको तो ग्लास भर के दे देते हैं और खुद थोड़ी सी लेते हैं पर मिस्टर लू सारी पी लेता है। पर डैड कहाँ भाग जा रहे थे, बार बार उसको भर भर गिलास दे रहे होते हैं और खुद हर बार थोड़ी सी पी रहे थे। इनफैक्ट वो मिस्टर लू की वाट लगा रहे होते हैं पर वो भी कहाँ हार मारने वाला होता है, ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम वेडिंग का सीन देखते हैं। मिस्टर लू खड़ा हुआ ब्राइड का वेट कर रहा था तभी डैड जियाओ को अपने साथ लेके आते हैं और उसका हाथ लेके मिस्टर लू के हाथ में पकड़ा देते हैं कि अब से तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना है। वो कहता है मैं इसे बहुत प्यार करूंगा। उन दोनों से पूछा जाता है क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, तो दोनों हाँ करते हैं एंड सब लोग क्लैपिंग करते हैं। देन वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं
सब लोग शोर मचाने लगे थे कि जल्दी से किस करो, और फिर वो दोनों किस करते हैं। एंड फिर सब लोग भागे जाने लगे थे क्योंकि अब फ्लावर बुके फेंकने की रस्म थी। जियाचो फ्लावर बुके फेंक के मारती पीछे को, जो कि ऑडियंस के पास पहुंच जाता है। एंड फिर वो लोग सब साथ में खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।